मैं विशाखापट्टनम एक रात को 10 बजे इधर पहुंचा। छोटा सा गांव आपके पास में है टीटलागढ़। टीटलागढ़ गांव आया था, वहां से ट्रेन की जर्नी करके रात को 10 बजे विशाखापट्टनम पहुंचा। स्टेशन के उतर कर मैं यहाँ दासपला एग्जीक्यूटिव रिजॉर्ट होटल है के मेन जंक्शन पर ही है। उस होटल में मेरा रूम बुक था और वहां जाके रात को रुका। जब मैं स्टेशन से उस होटल तक का सफर किया, यहाँ की सड़कों को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, तो मुझे उत्सुकता हुई कि क्यों नहीं आज रात भर जाकर इस शहर को स्टडी किया जाए। मैं दूसरे दिन सुबह 8 बजे यहाँ से चेन्नई फ्लाई कर रहा था, तो मैं रात को सोया नहीं। रात को 10 बजे उतर के होटल में सामान रखकर मैं यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और शहर के रोड को नापने लगा। मुझे शहर में कहीं गंदगी नजर नहीं, मुझे यहाँ के लोग हम्बल नजर आए। और उसी समय लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मुझे एक जैन व्यक्ति भी संपर्क हुआ। जब उससे संपर्क हुआ, उससे बातचीत हुई, तो मुझे याद आया हमारा जैन समाज का कॉन्सेप्ट कि रेफरल, किस तरह से हम लोग जैन समाज के लोग रेफरल देते हैं। मैंने उससे बात किया, मुझे आपका शहर 1 घंटा घूमने से अच्छा लगा है, मुझे यहाँ पर कुछ व्यापार करने की इच्छा है, किस तरह की संभावना है थोड़ा बताओ। तो बोले देखो आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यापार है, उसी को बढ़ाओ आगे। ऐसे करके बात हुई। मैं रात भर सोया नहीं। रात को करीब 1 बजे होटल पहुंचा और पहुंच के 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी सोना था सोया। सुबह के वापस तैयारी करना शुरू किया, लेकिन मुझे उत्सुकता मेरी रुको नहीं। वापस मैंने होटल के रिसेप्शन पे बोला क्या मुझे इस समय कोई गाड़ी मिल सकती है, कार मिल सकता है, ऑटो रिक्शा मिल सकता है। फिर मैं शहर को घूमने के लिए निकल गया। मैं गया बीच रोड पे। मैं देखा सुबह 4 बजे के आसपास बीच रोड पे कुछ लोग घूम रहे थे। बीच एकदम साफ सुथरा। बीच रोड पे उस समय कुछ सफाई के कर्मी भी कार्यरत थे, लोग सफाई भी कर रहे थे। बीच रोड पे उस समय ट्रैफिक लगभग बंद जैसा था और लोग है ना, रात के समय ट्रैफिक बंद ही होता है, लेकिन लोगों को घूमते हुए देखा तो मुझे शहर अच्छा लगा। मैंने वहां पर एक व्यापार की स्थापना की। हमारा एक यहाँ पर मंदिर मार्ग का एक एक्सटेंशन यहाँ पे खोला। मेरा मुद्दा ये बताना नहीं है, मेरा मुद्दा ये बताना है कि शहर पे आए हुए लोग जो हमारे जैन समाज के हैं, विभिन्न भारत के विभिन्न कोनों से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, गुजरात से आए हैं, जो अलग अलग शहरों में रहते थे, यहाँ आए, यहाँ आकर उन्होंने बड़े बड़े व्यापार को किया। आशीष जी, मैं एक बीच में एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब आपका मैसेज आया और मेरे पास ये फ्लोर इवेंट मिला, इसमें आपने 9 मिनट का समय दिया, तुरंत मैंने आपको रिप्लाई किया कि 4 मिनट का समय लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बात को थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। मानक जी ने 1-2 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मुझ पर दी है, उस सब्जेक्ट को मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूँ, 9 मिनट का समय पूरा लेने का प्रयास करूंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस शहर में एक व्यापार की स्थापना की। मैं वो बताना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि रात को एक जैन व्यक्ति जो मुझे मिला, उसने मेरे विचार को इस यहाँ पे व्यापार करने का मन बनाया और मुझे लगा कि यहाँ के लोगों में कुछ अलग बात है। मैंने शहर की स्टडी करना चालू किया। जब मैं चेन्नई पहुंचा, एयरपोर्ट पे पहुंचा, लगभग 1 घंटा मैंने गूगल पे विशाखापट्टनम के बारे में ही एक्सप्लोर किया और समझने का प्रयास किया कि किस तरह के हमारे जैन कम्युनिटी के लोग हैं। तो मुझे नाम काफी सारे मिले, जैन कम्युनिटी के काफी लोगों के नाम मैं जान पाया, हिरावत और बहुत सारे नामों को जान पाया कि यहाँ पे लीडिंग पोजीशन पे वो बैठे हैं। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से जैन समाज का एक अच्छा कल्चर यहाँ पर है और जैन समाज की एक अच्छी बाउंडिंग यहाँ पर है। वो सब बातें अपनी जगह थी। जिसमें जीतो का मेरे नेशनल वाइस चेयरमैन के रूप में मानक जी ने चुना और मैथ्रोमनी सब्जेक्ट के ऊपर वाइस चेयरमैन के रूप में चुना, उस समय मेरे दिमाग में वापस विशाखापट्टनम आया। बातचीत हुई, मैं बोला विशाखापट्टनम, और हमारे जो साउथ जोन के जो मैथ्रोलॉजी सब्जेक्ट को संभाल रहे हैं उनसे बातचीत हुई, जो चेन्नई गिराते दीपक जी सोराना, उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला कि मेरा साउथ जोन में सिर्फ एक विशाखापट्टनम पेंडिंग है। तो उसी समय मैंने आशीष जी का नंबर लिया, सेव किया मोबाइल में, उनको एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि आई वांट टू कॉल यू एंड टॉक विद यू। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप जी नाटा ने मेरा परिचय दिया, क्विक एक्शन की बात कही। मैं क्विक एक्शन के ऊपर काम भी करता हूँ और किसी भी निर्णय को लेने की गति को बहुत तेज करता हूँ। विशाखापट्टनम भी उसी का एक परिणाम है जिस कारण मैं यहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ। मैंने अपने जैसा एक शख्स पाया, आशीष जी धारीवाल, जिनको मैंने जब फोन के व्हाट्सएप पे मैसेज किया, विदिन सेकंड्स उनका रिप्लाई आया और सेकंड्स रिप्लाई आने के बाद में मैंने इमीडिएट उनको कॉल भी किया। हार्डली इस प्रोसेस में मुझे 4-5 सेकंड लगे होंगे और 4-5 सेकंड में जब आशीष जी को मैंने फोन किया तो आशीष जी ने मुझे जवाब दिया कि कल क्यों, हम आज ही अभी इसी समय इसी कॉल पे प्रदीप जी नाटक को मैं कॉन्फ्रेंस में लेता हूं और आप समझिए कि हम इस विषय को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और आज हम यहाँ पर हैं आशीष जी के उस क्विक एक्शन, क्विक निर्णय की वजह से मैं और मानक जी यहाँ पर हैं, जिसमें मैथ्रोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर हमको बात करने का मौका मिला और आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। आप लोग सभी यहाँ जो इकट्ठे हैं, आपके मन में एक कोई ना कोई बात, मैथ्रोलॉजी की बात को लेकर पीड़ा है, चिंता है, उसके ऊपर चिंतन आप करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है।
हम हमारे उद्देश्य से भटके नहीं, हम उद्देश्य पे कायम रहें। और ये जो चिंतन आपके मन में है, इसका समाधान के रूप में रेफरल टीम आपको जो मानिक जी ने अपने विजन के साथ में दिया है, निश्चित रूप से आप लोग इसके अंदर अपना सहभागिता को जोड़ें और अपने काम को कैसे इस ओर ले जा सकते हैं, कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका मन बनाएं। आप मन भर बनाएं, बाकी काम तो समय अपने आप करा लेगा। देखिए, हमारे जैन समाज की एक खासियत है, कोई भी व्यक्ति किसी से मिलता है तो जैसे मैं जो विशाखापट्टनम आया, अपने व्यापार को शुरू करने की बात की, मुझे जमीन में भर्ती करानी थी, मुझे पत्थर डलाने थे, कंस्ट्रक्शन करना था, मुझे कुछ भी मिला नहीं। मैं तो राजस्थान में बैठा था, जयपुर में बैठा था। जयपुर में बैठे बैठे फोन पर एक व्यक्ति से बात करता है, मुझे भैया ये समस्या है, ये काम मुझे करना है। समस्या नहीं, मुझे काम करना है। समस्या तो मैं समझता ही नहीं, कुछ भी समस्या नहीं है दुनिया में, काम करना है मुझे। ये जब मुझे काम करना है, उसको भैया मैं आपको नंबर भेजता हूँ, बात कर लो। फिर बाद में ये काम करना है, ये नंबर भेजता हूँ, बात कर लो। सब उधर बैठा बैठा मैं इधर यहाँ के प्रोजेक्ट को रेडी कर दिया। और जब प्रोजेक्ट रेडी हुआ और संभालने के लिए मेरे यहाँ पे मेरे सिस्टर के सन इन लॉ पीओस यहाँ पे आ गए। आज लगभग 12 साल से वो विशाखापट्टनम में रहते हैं, मैं यहाँ पर 1-2 महीने में एक बार आता हूँ, काम हो जाता है। तो ये हमारे जैन समाज के रेफरल का जो बीज है, हमारे पुरातन समय से, जब से जैन समाज की उत्पत्ति हुई, तब से हमारे अंदर इस बात का बीज है। मुझे याद है कलकत्ता की वो गद्दियां, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि कलकत्ता में वो गद्दी हुआ करती थी। हमारे जब कोई भी व्यक्ति जाता, वहां जाता तो उसको वो गद्दी पे बैठने को मिलता, रहने को मिलता, खाने को मिलता, सब कुछ मिलता। वो अपना व्यापार एस्टेब्लिश करता, तब तक वो सारी चीजें मिल जाती। क्या हमारा जैन समाज उस बात को भूल जाएगा क्या? आज मैं कहता हूं कि मैट्रिमोनी के इस काम में आप लोग जो जुड़े हैं, आप लोग इस बात के ऊपर जो चिंतन रखते हैं, आपने ये रेफरल के गुण को पुनर्जीवित अपने अंदर एस्टेब्लिश करना है। पुनर्जीवित मैं ये नहीं कह सकता हूं, इसको सिर्फ आपने याद भर करना है तो पुनर्जीवित हो जाएगा, क्योंकि ये तो गुण आपके अंदर, आपके खून में मौजूद है। आपको किसी को रेफरेंस देने की, आज विशाखापट्टनम में कोई भी आदमी आता है या आप कहीं किसी दूसरे शहर जाते हैं, आपको लगता है उस शहर में आपको व्यापार करना है, आप बात करते हैं कि मुझे व्यापार करना है, मुझे ये चीज चाहिए, ये कनेक्ट चाहिए। हमारा जैन समाज का व्यक्ति फटाफट एकदम उंगलियों के टिप्स पर और आपको नंबर से कनेक्ट करा देता है, फोन नंबर देता है, मैसेज करता है, कॉन्फ्रेंस पे बात करा देता है, सब कुछ करता है। ये तो हमारे गुण है। इस गुण को ही हमें सिर्फ उकेरना है, उस गुण को ही हमें सामने लेकर आना है, हमारे अंदर दिमाग में ये भरना है कि ये गुण हमारा है। इस गुण से विश्व में कई लोगों ने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स खड़े कर दिए। बीएनआई उसका एक कॉन्सेप्ट है। बीएनआई क्या है? रेफरल ही तो है। वो बीएनआई ने आज हजारों करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया हमारे जैन समाज के गुण को लेकर, और हम उस गुण को कभी कभी भूल जाते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलता कि हम उसको भूल गए, लेकिन उस गुण को हमें मैट्रिमोनी से कनेक्ट करना है। जब हम जैसे ही मैट्रिमोनी से कनेक्ट करेंगे, हमारे रिश्ते की समस्या समाधान हो जाएगी। यही रेफरल टीम का इसी तरह से जन्म हुआ। और ये रेफरल टीम जेबीएन में, जैसे मानिक साहब ने बताया, जेबीएन का जब जन्म हुआ उसमें भी रेफरल ही था, वो भी बिजनेस का रेफरल ही था। वो हमारे गुण को जो बीएनआई ने अडॉप्ट किया था, हम उसको जैन समाज के अंदर वापस से लाने के, स्थापना करने का प्रयास उस समय किए थे। आज हम मैट्रिमोनी में ये बात को स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं कि रेफरल होना चाहिए। हमारा रेफरल टीम इस बात को जांचना चाहिए कि जो बायोटा उसके पास आ रहा है, वो बायोटा हमारे लिए उस किसी रिश्ते के लिए परिपूर्ण है, और उसमें क्या क्या चीजें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी स्टडी करना चाहिए और आपस में कनेक्ट कराना चाहिए। यही हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो रेफरल टीम है उसके ऊपर जिम्मेदारी है। अब मैं कहता हूं कि रेफरल टीम यहाँ पे 10 लोगों को चुनित कर लेने से कि ये रेफरल टीम को इंडिकेट करेंगे, ये जिम्मेदारी उन 10 लोगों की नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए हर एक शख्स जिसके मन में इस बात की चिंता है, जिसके बच्चे का विवाह हो चुका है, लेकिन उसने ये भी सोचना है कि हमारे बच्चे का विवाह हो चुका है, हमारे आने वाले बच्चे की जो हमारे पोते पोती होंगे उनका भी विवाह होना है। हमने अगर इस स्वस्थ परंपरा को कायम नहीं रखा तो आगे कैसे बढ़ेगी बात को आगे बढ़ानी है। रेफरल टीम तो 10 लोग चुनिंदा है जो आपको आपकी रिप्रेजेंटेशन को आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की जो आदमी रेफरल टीम का हिस्सा नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी है। उसको भी ये समझना है कि उस किसी घर में जाता है, किसी बच्चे को देखता है, किसी की पीड़ा को समझता है, तो उसने रेफरल टीम को कनेक्ट करना है, उसको बोलना है कि भाई आपने ये देखो, इस घर में मैंने इस बच्ची को देखा, इसके माँ बाप इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या बच्चे को देखा इसके माँ बाप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आप इनसे कनेक्ट करो, इनका नंबर लो, इनसे बायोटा लो। अगर वो नहीं कन्विंस होते हैं, आप उनके घर जाकर विजिट करो और विजिट करके बात को आगे बढ़ाओ। रेफरल टीम के ऊपर काफी सारी बातें मानिक सर ने की, आपके ऊपर क्लियरिटी आई होगी। मानिक सर ने जो जिम्मेदारी मुझ पर दी कि कैसे हम यूथ को कनेक्ट करेंगे, कैसे उन्होंने हमें बात को प्रोग्राम कैसे करने चाहिए, एक मैट्रिमोनी टीम ने किस किस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए, उसके ऊपर अपन कुछ बात करते हैं। जैसे मैं एक बात कहता हूं कि आर्ट ऑफ चूजिंग योर स्पाउस, हमारे जो यूथ है, अनमेरिड यूथ है,
जो एस्पिरेंट हमारे बैचलर्स हैं, जो मैरिजेबल एज के जो बैचलर्स हैं, उन लोगों को आपस में कनेक्ट कराकर कुछ ऐसे लेक्चर्स रखे जा सकते हैं। हमारे पास हमारे होम रिसोर्स में काफी सारे लोग हैं। अभी एक राहुल कपूर जो बेंगलोर में रहते हैं, वो भी इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं। आपकी आर्ट ऑफ चूजिंग योर स्पाउस, कैसे हमारे पति को या पत्नी को चुनना है, किसके साथ हमने जीवन बिताना है, उसको चुनना कैसे है। देखिए, हमारे माँ बाप से हमें संस्कार मिले हैं, कोई शक नहीं इसमें, और हमारे माँ बाप जो कि हम जिन्होंने हमको जन्म दिया वो इस बात को समझते भी हैं। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारे माँ बाप की कही हुई बात हम अच्छी तरह समझ नहीं पाते, हमें एक टूल चाहिए होता है, एक थर्ड आदमी चाहिए होता है उस बात को समझाने के लिए। इस तरह के लेक्चर्स रखे जा सकते हैं, कुछ रोड रैलीज रखी जा सकती है। एक सिंपल एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। रोड रैलीज रखी जा सकती है जिसमें एस्पिरेंट बैचलर्स को इकट्ठा करके उसका एक इवेंट कराया जा सकता है। उसमें उनको आपस में टीम बनाकर 4-4 बच्चों की 5-5 बच्चों की टीम बनाकर कार रैली कराई जा सकती है कि ये बच्चे इसमें सिर्फ बैचलर्स लोग ही बैठेंगे, लड़के भी उतने इक्वल मात्रा में होने चाहिए, लड़की भी इक्वल मात्रा में होने चाहिए, आपस में लेट देम कम्युनिकेट। मैं ये लेट देम कम्युनिकेट जैसे ही बोलता हूं तो लोगों को ऐसा भान होता है कि क्या ये डेटिंग है, क्या? नहीं, डेटिंग नहीं है, ये एक सिर्फ नेटवर्किंग है। इसे हम उसको डेटिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम नेटवर्किंग को प्रमोट कर रहे हैं। उन बच्चों का आपस में बातचीत नहीं होगा तो कैसे होगा काम? इस बात को मैं तो पुनः जोड़ता हूं हमारे पुरातन इतिहास से। देखिए, हमारे समाज में हमारे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, 5 साल 10 साल 4 साल 12 साल 15 साल, इस तरह के जो बच्चे होते थे, साधु महाराज अपने समर कैंप में उनको धर्म की शिक्षा के लिए बुलाते थे। लड़के भी आते थे, लड़कियां भी आती थी। जब लड़के लड़कियां दोनों उधर इकट्ठा करते थे, उसके पीछे हमारा साधु महाराज का भावना क्या थी? भावना ये थी कि बच्चे किसी समय एक दूसरे से परिचित हो जाए, जब इनकी मैरिजेबल एज आए तो वो याद रखे इस बात को कि कैसे हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। क्या मैं उन जो चुनिंदा लड़के जो मेरे साथ बैठकर समय करते थे, प्रतिगमन करते थे, नवदार मंत्र का जाप करते थे, क्या उन बच्चों में से किसी लड़के को चुनकर या लड़की को चुनकर क्या मैं उसके साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकता हूं क्या, या कर सकती हूँ क्या? क्योंकि उन बच्चों ने एक दूसरे को काफी वर्षों तक साथ में देखा है। उनकी कंपेटिबिलिटी मैच करेगी या नहीं करेगी, ये चीज को उन्होंने समझने का प्रयास किया है। अगर वो जब उस दिशा में सोचने लगेंगे, हम उन बच्चों को याद भर दिलाना है कि देखो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हुआ करती थी। आज की तारीख में हमारे साधु महाराज के पास हमारे यूथ नहीं जाता है, जो सच है वो यही है। साधु महाराज के पास नहीं जाता है, साधु उसको जाने में बड़ा तकलीफ होती है। तो हम ये समझते हैं कि अगर वो नहीं जाता है कोई बात नहीं, हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारा यूथ आपस में कनेक्ट हो जाए। उस एज में 18 साल की उम्र में आके, 16 साल की उम्र में आके, 15 साल की उम्र में आके उनको कनेक्ट कराने का प्रयास हम करें। उस तरह के प्रोग्राम्स हम करें, जैसे एक जैस का रख दिया हमने, लड़का लड़की जो बैचलर है उनको ही हमने जैस में कंपटीशन में डाला। जीतो मैथ्रोनेटिंग या जीतो का चैप्टर एक चेस का कंपटीशन रख दिया कि नहीं, दिस इज फॉर ओनली फॉर बैचलर्स। एक ऐसा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ऐसे सेवरल एक्टिविटी वी कैन डू। अब इसको एकदम इस नजर से देखिए कि हम हमारे बच्चों को आपस में नेटवर्किंग कराने का मौका भर दे रहे हैं, इससे अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। जो होगा समय के साथ वो तो उसका परिणाम जो आएगा वो परिणाम तो बेहतर ही आने वाला है। एटलीस्ट हमारा जैन बच्चा जैन बच्चे के बीच में तो रहेगा, और जो जैन बच्चा जैन बच्चे के बीच में रहेगा वही तो हम चाहते हैं। हमारा अंतिम गोल तो यही है कि हमारे जैन समाज का। देखिए, मैं आपकी तालियों को निश्चित रूप से सुनना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने वक्तव्य को पूरा करूं। बीच में अगर आप ताली बजाएंगे तो मैं, देखिए, मैं तो सीक्वेंशियल स्पॉन्टेनियस बोलने वाला आदमी हूं। थैंक यू। तो मैं सीक्वेंशियल और स्पॉन्टेनियस बोलने वाला आदमी हूं। मैं ना कोई भी लिख कर बोलता नहीं। जब मैं अपने 10th में जब सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था, उस समय मैं एक लिख के भाषण गया था और खूब मेरी पिटाई हुई थी। पिटाई मतलब दर्शकों ने खूब मेरी उड़ाई थी। तो उसके बाद वो दिन और आज का दिन मैं लिखकर बोलता नहीं, स्पॉन्टेनियस सब्जेक्ट पे बात करता हूं और स्पॉन्टेनियस चीजों को समझने की कोशिश करता हूं। मुझे यहाँ पर आप लोग का माहौल देखकर ये समझ में आता है कि आप लोग सब इस तरह के चिंतनशील व्यक्ति हैं जो मेरी इन बातों का अर्थ को समझते हैं। क्या अगर हम अभी इस समय हमारे बच्चों को, नए गौरे बच्चों को मिलाते हैं, क्या हम कुछ गलत करते हैं? हमारे साधु महाराज तो गलत नहीं करते थे, हम उनका तो सम्मान करते हैं, हम उनकी तो बात करते हैं कि नहीं उन्होंने समय सिखाई हमारे बच्चों को, प्रतिक्रम सिखाया। हम उन यूथ को जो कि साधु महाराज के पास नहीं जा रहे, उनको आज के जमाने की नई एक्टिविटी दिखाकर उनको आपस में कनेक्ट कराने का प्रयास क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या ये करने का प्रयास अगर हमने कर दिया तो हमने शादी की समस्या का समाधान का शुरुआत कर दी। इस शुरुआत के लिए मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूं, यही बात मैं आप लोगों को कहने आया हूं। 2-3 सेवरल एक्टिविटी में 2-3 एक्टिविटी मैंने आपको बताई, ऐसी सेवरल एक्टिविटी की लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं कि आपने हमारे कुंवारे बच्चों के लिए किस किस तरह की एक्टिविटी हम कर सकते हैं। वो उनके इंटरेस्ट की होगी, वो उनके
मतलब की होगी, और उससे हमारा जो लक्ष्य जो है, जो हम उनको दिखा नहीं रहे, वो हमको दिखने लगा, हमको दिखने लगेगा, उनको भी दिखेगा, निश्चित रूप से उनको भी दिखेगा। और देखिए, एक लड़के को उस एज में 14 साल, 15 साल, 16 साल की एज में लड़के को लड़की में इंटरेस्ट होता है, लड़की को लड़के में इंटरेस्ट होता है। जिस दिन ईश्वर ने एक पुरुष को जन्म दिया, उस दिन ये कह के जन्म दिया कि बच्चे, तुम यहां से बड़े होने जब चालू होगे, तुम्हारी उम्र आएगी तो तुम्हारा इंटरेस्ट लड़की में ही होगा। ये शाश्वत सत्य है, ईश्वर का बनाया हुआ सत्य है। अगर कोई लड़का लड़की की तरफ देखता है तो इसकी चिंता मत कीजिए, वो देखना है, ईश्वर ने बनाया हुआ सत्य। तो ये मत सोचिए, लेकिन उस प्रक्रिया को सुधारना हमारा कर्तव्य है। बीइंग पेरेंट्स, हमारे को उस प्रक्रिया को सुधारना हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए वो माहौल देना कि हमारी बच्चियां, जैन समाज की बच्चियां उस लड़कों को जैन समाज के लड़कों को दिखे, और जैन समाज की लड़कियों को वो जैन समाज के लड़के दिखे। अगर वो दिखेंगे तो नथिंग रॉन्ग इन दिस, देन ओनली वी आर अचीविंग आवर टारगेट। तो मुझे लगता है कि लगभग 9 मिनट का समय मैंने ले लिया है और सारी बातों को निचोड़ के रूप में मैं कह पाया हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई और बात अपन करना चाहते हैं, मैं आपको लिस्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू दे सकता हूं, कैसे एक्टिविटी करना है। और भी कोई आपके मन में जो मैंने बात बोला उससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो, या और भी कोई आउट ऑफ द, जैसे मानस सर आउट ऑफ द बॉक्स बोला, मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए, इस दुनिया में कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। बेल बटन का फैशन एक टाइम था, गया वापिस आया, गया वापिस आया। हमारे जैन समाज के साधुओं के पास में हमारे बच्चे जाते थे, आज नहीं जाते हैं। उसको जाने की व्यवस्था हमने किसी और वे में कर सकते हैं। हम मोटिवेशन लेक्चर को बुलाकर हम बैचलर्स के लिए लेक्चर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। उसको प्रक्रिया को हमें जन्म देना, जो पुराने जमाने में हुआ करता था, उसको सिर्फ पुनर्जन्म देना है हमें कुछ नया नहीं करना है, कुछ भी नया चीज लेके आना नहीं है, सब कुछ इस दुनिया में है। मैं अंतिम बात ये कहता हूं कि आउट ऑफ बॉक्स क्यों नहीं है कोई भी चीज, क्योंकि देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एप्पल को गिरते हुए देखा। एप्पल पहले भी गिरा करती थी, बाद में भी गिरा करती थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसका फॉर्मूला बनाया। गुरुत्वाकर्षण को आइंस्टीन ने इजाद नहीं किया, गुरुत्वाकर्षण तो पहले भी था, आज भी है। आज आइंस्टीन के समय में नहीं जन्मा, आइंस्टीन सो रहे थे पेड़ के नीचे, एप्पल गिरी उनके सर पे, उनको लगा कि एप्पल क्यों गिरी, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला बनाया उन्होंने। MC क्यूब जो भी बनाया उन्होंने फॉर्मूला, वो उन्होंने उस समय बनाया। जो लोग फिजिक्स से ताल्लुक रखते हैं वो लोग इस फॉर्मूला को भी समझते होंगे। लेकिन क्या ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला नया था क्या? नहीं, पुराना था। क्या मछली पानी में तैरती है वो नई चीज है क्या? पुरानी है। हमारे शिप जो बने हैं वो सिर्फ उस मछली को तैरते हुए देख कर बने। हवाई जहाज उड़ते हैं, श्री राम भगवान पुष्पक विमान में उड़े थे, तो सिर्फ प्लेन बनना कोई आउट ऑफ बॉक्स आइडिया नहीं है, वही आइडिया है। हमारे पक्षी उड़ते हैं, उसी को उसकी उड़ने की टेक्निक को कुछ इंजीनियर से रिसर्च करके हमारे सामने परोसा और प्लेन उड़ने लगा। तो ये सब बातें इस संसार में मौजूद है। ईश्वर ने इस संसार में इतनी सारी चीजें दी है जिन्हें हमें, अगर हम जिस दिन खोल देते हैं, हमको लगता है कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर आ गए। अदरवाइज सच ये है कि आउट ऑफ द आइडिया कुछ भी नहीं है। इस संसार में हर एक चीज मौजूद है, हमें सिर्फ खोजना पर बाकी है। अब हमें ये सिर्फ खोजना है कि कैसे हमारे बच्चे, गवारे बच्चे एक दूसरे से मिले, उनके मिलने के कार्यक्रम किस तरह से बने, और जब हम उस कार्यक्रम को बना देंगे हमारे विवाह रिश्ते सरल होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।